नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था कि जो डीपीएसपी है और जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, उनमें अंतर क्या है। इस क्लास में मुझसे आगे बात करेंगे और वर्गीकरण करेंगे। जो डीपीएसपी के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, 3 प्रकार का वर्गीकरण है। एक तो है आपका समाजवादी, ठीक है, यानी कि सोशलिस्टिक। दूसरा जो वर्गीकरण है आपका वो गांधीवादी है, और तीसरा जो है वो उदार बौद्धिक है। अभी मैं बताऊंगा कि इनको ये वर्गीकरण वाला नाम दिया क्यों गया, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो समाजवाद का मतलब होता है कि एक ऐसी अवधारणा जिसमें जो राज्य है वो भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करे कि एक समानता जैसी स्थिति क्या हो, बनी रहे। कोई बहुत अमीर ना हो और कोई बहुत गरीब ना हो, यानी कि एक प्रकार से इक्वलिटी बनाने का काम किया जाए। जब कोई राज्य इस प्रकार की अवधारणा को अपनाता है तो उसे समाजवादी कहा जाता है। ठीक है, गांधीवादी अवधारणा। तो गांधीवादी अवधारणा का मतलब ये है, जिसे कहा नहीं जाता कि गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचारधारा थे। ठीक है, तो गांधी की जो विचारधारा थी उससे प्रेरित जो तत्व यहाँ पर सम्मिलित किए गए उनको गांधीवादी विचारधारा कहा जाता है, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। और इसके अलावा उदार बौद्धिक। तो उदार का मतलब होता है लिबरल, और लिबरल का मतलब ये होता है कि जो आधुनिक मान्यताएं हैं उनको किस प्रकार से अपनाना है और उनके लिए क्या क्या प्रावधान हमने नीति निर्देशक तत्वों में डाले हुए हैं, तो वो इसमें आएंगे। जैसे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, या एजुकेशन से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। इसके अलावा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का जो है पृथक्करण है। इसके अलावा जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, उनको संरक्षित करना, या इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अभिवृद्धि के लिए कार्य करना। तो ये सब क्या है, ये नई जो है कह सकते हैं एक तरीके से नॉर्म्स हैं जो नई डेमोक्रेसी है, या यूँ कहें कि जो डेमोक्रेसी का पूरा है, जो गणतंत्र का पूरा व्यवस्था है और जो आधुनिक विश्व है उसकी जो अवधारणा है वो सब यहाँ पर परिलक्षित होती है उदार बौद्धिक में। ठीक है, तो इनका वर्गीकरण है, कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो समाजवादी में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 ये और 47 ये समाजवादी में आते हैं। इसके अलावा गांधीवादी में आप देखेंगे तो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। इसके अलावा उदार बौद्धिक में देखेंगे तो 44, 45, 48 ये 49, 50 और 51 ये अनुच्छेद उदार बौद्धिक में है। इन सब का विस्तृत अध्ययन आपको करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप वनडे एग्जाम भी देते होंगे, यूपीएससी भी देते होंगे, दोनों में आपके काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समाजवादी जो है उनका जो है व्याख्या करना हम प्रारंभ करेंगे, एक एक आर्टिकल समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, संभवतः समाजवादी के हम सारे इसमें जो है कवर कर लेंगे। 41 तक मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, जैसा भी समय होगा देखा जाएगा। उसके बाद में अगली क्लास में गांधीवादी, फिर उदार बौद्धिक। ठीक है, तो आर्टिकल 38 देखते हैं, यानी कि 38 देखते हैं। इसमें जो विषय वस्तु दिया गया है, यानी कि जो संविधान में लिखा हुआ है वो क्या है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का राज्य प्रयास करेगा। और उससे होगा क्या, उससे समाज में एक समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। वो चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, या सामाजिक दृष्टिकोण हो, या राजनीतिक दृष्टिकोण हो। तो एक प्रकार से जो बात आर्टिकल 16 में एज ए मौलिक अधिकार मेंशन किया गया था उसी को ही हूबहू अनुच्छेद 38 में रखा गया है, लेकिन इसका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है। इसका क्षेत्र क्या है, ज़्यादा व्यापक है। आर्टिकल 16 में आप देख रहे थे वहाँ पर नियोजन की बात थी, यानी कि सरकारी नौकरियों के लिए या विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े विद्यालयों में जो है सीट पाने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसका क्षेत्र व्यापक है, हर प्रकार से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से समानता को लाने का प्रयास करना, ताकि समाज में एक रूपता व्याप्त हो सके। ये आपका अनुच्छेद 38 कहता है। ठीक है, तो समाजवाद में ये आ ही जाएगा। मैंने बताया था कि समाजवाद की परिभाषा क्या है। समाजवादी राज्य का प्रतीक यही है कि वो इक्वलिटी के लिए काम करे, भौतिक संसाधनों का ऐसा वितरण हो कि एक समानता लाया जा सके। ठीक है, दूसरा है आपका अनुच्छेद 39।
राज्य विशेष रूप से निम्न नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 39 आपका काफ़ी बड़ा है, उसमें कई सारे पॉइंट हैं, तो उनको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं ये कहीं ना कहीं समाजवाद से ही प्रेरित हैं, इसीलिए इनको समाजवादी में रखा गया है। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, यानी कि 39 ये आर्टिकल 39 क्लॉज ये, ठीक है। इसमें क्या है, सभी नागरिकों को आजीविका का साधन। तो मैंने बताया कि समाजवाद का सिद्धांत क्या है, हर व्यक्ति को समानता की स्थिति में लाना। तो समानता की स्थिति कैसे आएगी, जब एक कमाएंगे 100 बैठ के खाएंगे। अरे नहीं भाई साहब, इससे समानता नहीं आएगी, इससे तो असमानता आएगी। जो कमाएगा वो बड़ा होता चला जाएगा, जो नहीं कमा रहा है वो बैठा रह जाएगा। समानता लाने के लिए सबके पास रोजी रोटी की कुछ व्यवस्था होना चाहिए, तभी समानता जैसी स्थिति लाई जा सकती है। बिल्कुल नहीं लाया जा सकता, आदर्श स्थिति नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समतामूलक समाज का स्थापना किया जा सकता है, ठीक है। तो सभी नागरिकों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराना ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। अब अगर ये प्रवर्तनीय होते न्यायालय के द्वारा, तो जिनके पास कोई काम नहीं था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते कि हमको भी काम दीजिए, हमको भी पैसा कमाना है। लेकिन इसीलिए इसको डीपीएसपी में रखा गया है कि सरकारी राज्य प्रयास करेगा कि वो ऐसा कर सके, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, भौतिक साधनों को जन सामान्य के भलाई के लिए नियंत्रित करना समाजवाद का जो कोर एजेंडा है, ठीक है। जो कोर एजेंडा वो यही है कि जो भौतिक संसाधन हैं उन पर जो है मालिकाना हक किसका होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए, किसी प्राइवेट व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। मुकेश अंबानी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने खनिज हैं, खासकर मैं भारतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो भारत के क्षेत्र में जितने भी खनिज हैं पृथ्वी पर, जो है हमारे धरती पर, वो मुकेश अंबानी, अडानी, कोई टाटा या बिरला ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो कितना सोना उसमें से निकालेगा, कितना लोहा उसमें से निकालेगा और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इसको डिसाइड करने का अधिकार भारत सरकार को होना चाहिए, ताकि इस धरती के में जो भारतीय राज्य क्षेत्र, इसकी धरती के नीचे जो खनिज हैं उनका जो है उपयोग सबके लिए हो सके। क्योंकि इस धरती पर सब निवास करते हैं, सबको उसका अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बात लिखी गई है कि भौतिक साधनों को जन सामान्य की भलाई के लिए नियंत्रित करना। अब अगर आपने केवल अडानी को परमिशन दे दिया फ्लाइट उड़ाने का, तो ये आकाश तो आपने बेच दिया ना, ठीक है। तो ऐसा है कि यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स हों, आप भी उसमें कॉम्पिटिटर्स हों और जो जन सामान्य है उसको भी वहाँ पर मौका मिले। तो यही है समाजवाद का लक्षण, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ व्यक्तियों के पास धन संचय होने से बचाना, ठीक है। तो समाजवाद कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के विरोध में खड़ा हुआ दिखाई देता है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आप देखेंगे कि पिछले 10-12 वर्षों में पूंजीपतियों की संख्या खूब बढ़ी है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में पूंजीपतियों की संख्या खूब बढ़ी है। तो जो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, डीपीएसपी में लिखा गया है, वो ये कह रहा है कि भारत सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि जो संसाधन है, जो धन है, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और ऐसी स्थिति ना बने कि समाज के कुछ % लोग सबसे टॉप पर पहुंच जाएं, बाकी रसातल में चले जाएं, ठीक है। तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा प्रयास हो रहा है? अरे इसका एकदम विपरीत हो रहा है, ठीक है। तो डीपीएसपी कोई बाध्यकारी नहीं है, सरकार उसके लिए आबाध्यकारी नहीं है। तो जैसा उसका अपना नीतियां हैं कर रही है, जनता चुन रही है, वो बन रहे नेता, ठीक है। आगे देखते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए समान कार्य एवं समान वेतन। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे डीपीएसपी में जो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं उनमें से एक चीज़ ये है, समान कार्य एवं समान वेतन। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि जो है महिलाओं को सिर्फ इस आधार पर कम आंकना कि वो किसी विशेष लिंग से हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेदभाव है।
और अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं है, लेकिन बाकी जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटर और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप देखेंगे, आप पॉलिटिक्स में देखिए कि आप पाएंगे कि जो है सांसदों की संख्या या विधायकों की संख्या आप देखेंगे तो पुरुष के आधे से भी कम होती है महिलाएं, ठीक है। उनकी संख्या 33% भी नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि 1/3 भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। और यही नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो अगर महिलाएं जॉब कर रही होंगी, किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, मान लीजिए कहीं कोचिंग दे रही हैं, ट्यूटर हैं, तो पुरुषों की अपेक्षा उनका वेतन मोस्टली कम ही होता है। तो यहाँ पर इसको मेंशन किया गया कि सरकार ये प्रयास करे कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यानी कि अगर 1 घंटे महिला उसी काम को कर रही है, 1 घंटे पुरुष उसी काम को कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में दोनों को एक समान जो है पगार मिलना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे श्रमिकों की शक्ति एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा। श्रमिकों की शक्ति एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा। अब मान लीजिए श्रमिक काम कर रहे हैं तो श्रमिक का काम ही है, बोझा कोई ढो रहा होगा, कोई कुछ सामान हटा रहा होगा, कैसा भी काम होगा, श्रमिक भाई हर काम करता है। तो ये नहीं कि आप उसको ऐसे कंडीशन में लेके चले जाइए कि उसके जो है स्वास्थ्य पर ही विपरीत असर पड़ने लगे। जैसे आप देखते कि आए दिन वो नालों की सफाई करने की वजह से मजदूरों की मौत हो जाती है। ऐसे ही कंडीशंस के लिए यहाँ पर इसको मेंशन किया गया था कि राज्य प्रयास करेगा कि अगर कोई मजदूरी कर रहा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो मजदूरी से अपना घर चला रहा, खर्च चला रहा है, तो उसके हालात को देखते हुए सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि उससे कोई ऐसा कार्य ना करवाया जाए जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े, ठीक है। अगला है 39F, यानी कि आर्टिकल 39 और क्लॉज F। इसमें क्या है, बच्चों की बचपन एवं युवाओं के शोषण ना होने देना, यानी कि युवाओं के शोषण को रोकना, बच्चों के बचपन के शोषण को रोकना। तो यह भी किसका है, राज्य का जिम्मेदारी है। तो इसके लिए राज्य बहुत सारे काम करते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं और बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त बैग देते हैं, मुफ्त खाना देते हैं। जो उससे भी कम एज के 6 से नीचे होते हैं उनके लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था होती है, यानी कि पौष्टिक आहार, बहुत सारी चीज़ें सरकार करती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार के समाजवादी उदाहरण है। इसके अलावा आर्टिकल 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने एवं शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, जो है आपका समाजवादी अवधारणा है, ठीक है। और ये DPSP के अनुच्छेद 41 का पार्ट है। यहाँ पर देखेंगे आप बेरोजगारी, तो आप देख सकते हैं कि सरकारें बेरोजगारी को लेकर के कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, जबकि हमारे संविधान ने उससे निर्देश दिया है कि आपको इसे दूर करना है। वर्तमान में तो जो है 47 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया है। बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापे में जो स्थिति है, तो बुढ़ापे के लिए बहुत सारे वृद्धा पेंशन चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम चलाए जाते हैं। तो एक कल्याणकारी राज्य का अपना एक गुण होता है। बीमारी, यानी कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए क्या व्यवस्था, जैसे कोविड की स्थिति मान लीजिए थी, तो ऐसे में जो गरीब हैं, जो हैं, उनकी व्यवस्था बीमारी की कैसे किया जाएगा, वो ऐसे कंडीशंस की बात यहाँ पर की गई है। विकलांगता के मामले में, ठीक है, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना होगा। तो एक प्रकार से ये आरक्षण जैसी व्यवस्था है कि जो बेरोजगार हैं, जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, विकलांग हैं, जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने बेरोजगारी का पेंशन स्टार्ट किया था, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। तो ऐसे ही कामों के लिए ये निर्देश दिया गया है किसको, सरकारों को, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। तो ये हैं समाजवादी अवधारणाएं जो कि निर्देशक तत्व में सम्मिलित हैं। अभी इसमें कुछ और है, जैसे आपने देखा कि अभी हमने 41 तक किया, 42, 43, 43 से 47 से बाकी हैं और इधर तो पूरे बाकी हैं। तो अगली क्लास में हम इनकी भी चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।